Welcome to DSCJ online classes. My name is Nasir Ahmed Bhatt, Zone 30, District Doda. Today, I am going to throw light on an important topic of class 8th political science. The name of topic is the Indian Constitution. भारतीय संविधान, हिंदुस्तान का आइन, लाइक एनी गेम, हमने देखा है कि कोई भी गेम जब खेली जाती है, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी गेम हो, हर गेम के अंदर एक रूल होते हैं। उस रूल के मुताबिक वही बंदा खेल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट की मिसाल ले लें, क्रिकेट का ये रूल है कि उसके अंदर 11 खिलाड़ी खेलते हैं। टॉस होता है, एक साइड फील्डिंग होती है, दूसरी साइड बैटिंग होती है। ये रूल बनाए हुए हैं और अंपायर होता है जो फैसले देता है और उस फैसले को सब मानते हैं। अगरचे फैसला फिर गलत भी हो जाए, कभी कभी वो भी मानना पड़ता है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, ये एक सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स हैं। जैसे एक सोसाइटी होती है, उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं जो बनाए जाते हैं किसी भी सोसाइटी को एक भाईचारा कायम रखने के लिए। आज की जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, इनके अंदर बहुत से रूल बनाए जाते हैं और ये रूल किसी जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि कंसेंसस होती है, मिल बैठ के बनाए जाते हैं। मॉडर्न सोसाइटी जो कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। जो आज की सोसाइटीज हैं, इनके जो रूल्स बनाए हुए हैं यूजुअली क्या है, रिटन फॉर्म में। A written document in which we find such rules is called a constitution. ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हम ये रूल्स जिसमें पाए जाते हैं रिटन फॉर्म में, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। खासकर ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये जरूरी नहीं कि हर कंट्री जिसको कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो,
लेकिन almost all democratic countries have constitution. सेट ऑफ रूल्स हैं कि हमने कैसे गवर्न करना है मुल्क को. रूल्स क्या क्या हैं, जैसे फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसीजर्स कैसे क्या करना है, पावर्स होती हैं, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन रिटन फॉर्म, set out fundamental rights, directive principles, duties of citizens, judiciary, elections, etc. They are all in written form, जिसको बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मिल बैठ के बना के उसको ड्राफ्ट किया है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम आगे करेंगे. सबसे पहले ये हमने देखना है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन, तकरीबन हर कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है. ऑल डेमोक्रेटिक एंड सम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले हम इसके पर्पस पे जाएंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. मकसद क्या है. इट लेज आउट अ सर्टन आइडियल्स. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें बहुत से आइडियल्स दे देता है. दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री. वो बेसिस बनाता है किसी भी कंट्री की. दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव. जैसे हम सिटीजन उसमें रहना चाहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी किस किस्म की है. कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्ड हमें बताता है. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of way in which they want the country to be governed. ये lays out certain ideas. नंबर 2 इम्पॉर्टेंट जो अहम मकसद ये भी है टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज, के कंट्रीज कैसी है, डेमोक्रेटिक है, कैसा नेचर ऑफ कंट्रीज. पॉलिटिकल सिस्टम, के कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, डेमोक्रेटिक है, ऑथोरिटेरियन है, डिक्टेटरशिप वाला है, किंग्स रूल है, क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्लियरली बताता है to define the nature of country's political system. For example, Nepal earlier constitution stated that country was to be ruled by a king and council of ministers. कि नेपाल का जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन था, अब तो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है, कि रूल होगा किंग का होगा और उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे. आपने देखा जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर वहाँ पर भी रूल ऑफ किंग है और मैक्सिमम टर्मोइल देखा जाता है इसी वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ डेमोक्रेसी. इन कंट्रीज दे हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी. जिन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पॉलिटी है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टन गाइडलाइन दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज. डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का अहम रोल होता है
आपने देखा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी, जब भी कोई रूल जो पब्लिक नहीं चाहती है, पब्लिक के थोड़ा सा खिलाफ हो, तो पब्लिक एकदम उसका विरोध करने लगती है। ये हमें डेमोक्रेटिक राइट है, बीइंग अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो आइन है हिंदुस्तान का, इस वक्त पूरी दुनिया में माना जाता है। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास। डेमोक्रेसी के अंदर हमने देखा है एक लीडर चुना जाता है। एक मकसद जो है, डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। रिटन फॉर्म में डेमोक्रेसी के अंदर लीडर चुना जाता है। पॉसिबिलिटी ये होती है कि हो सकता है वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करे। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स अगेंस्ट इट। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स दी हुई हैं। 6th क्लास में दलित ओम प्रकाश एक लेसन में आता है कि कैसे दलित को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लव कास्ट। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात की गारंटी दी है राइट टू इक्वलिटी की। अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होती है तो हम डायरेक्ट कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। टू एंश्योर दैट डेमोक्रेसी के अंदर, इन अ डेमोक्रेसी, टू एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप does not use its power against other less powerful people or group। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी देता है, सेफगार्ड करता है कि डोमिनेंट ग्रुप जो हो, वो जो लेस पावरफुल ग्रुप हो उस पर अपनी पावर यूज न करे, जिसको हम टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी भी कहते हैं, वो उस पर थोप न दे। टू प्रिवेंट टायरेनी और डोमिनेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की गारंटी देता है रिटन फॉर्म में। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 है, वो हर एक को इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन कास्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन कास्ट क्रीड सेक्स। हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। अगर लेजिस्लेचर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है जो भी वायलेट करे फंडामेंटल राइट्स को, तो उसकी एकदम अपोजिशन शुरू हो जाती है। जैसे रिसेंटली हमने इंडिया के अंदर देखा, हमारे जब ये कानून आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उस पर काफ़ी अपोजिशन हुई, इसी वजह से कि ये कुछ फंडामेंटल राइट्स को, राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 5, टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स। ये एक अजीब सा सेंटेंस है, टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स, हमें अपने आप से बचाना। What is meant by this? We might at a time feel strongly about an issue that might go against our large interest। किसी टाइम कोई ऐसा इशू हम देखते हैं कि जो हमारे खिलाफ जाता है, and the constitution help us guard against this। उसके बाद आ गया जी, constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on large principles that the country believes in। Constitution उसके भी सेफगार्ड देता है। Constitution play an important role in democratic societies। Constitution का एक important role होता है democratic societies के अंदर। तो Constitution का जो मकसद है वो
थोड़ा सा हमने इसमें बता दिया। अब हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले कि हम इसके की फीचर्स पे बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में हम बताएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सबसे पहले आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 1947 तक ब्रिटिश राज था, जो कि कॉलोनियल रूल था। 1776 में स्टार्ट हुआ था, 1757 में जब बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे आस्ता आस्ता कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर काबिज हो गए। कुछ स्टेटें जो रही थी, जिन पे राजा जो हुकूमत करते थे, लेकिन उनको भी एग्रीमेंट अंग्रेज़ों के साथ करना पड़ता था। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट चली 1857 से। पहली जो स्ट्रगल स्टार्ट हुई, इंडियन नेशनल मूवमेंट चली 1857 से लेकर 1947 तक, जिसको हम फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं, जिसमें 1914 में हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने अहम रोल अदा किया है। बड़ी बड़ी मूवमेंट्स चलाई हमारे हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद हम ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए। ब्रिटिश रूल जो था, ये हमें फोर्सली ओबे करते थे रूल। डिक्टेटरशिप थी, कॉलोनियल स्टेट्स थी, अथॉरिटेरियन रूल था। हमारे लोगों को मुख्तलिफ किस्म की तकलीफ़ें दी जाती थी। हमारी इकानमी को यहाँ से लेकर अपने मुल्क में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने काफ़ी लड़ाई के बाद 1947 में मजबूर किया अंग्रेज़ों को। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चली 1942 में, तो अंग्रेज़ मजबूर हो गए। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ रहना मुश्किल है, तो उन्होंने पहले एक प्लान बनाया कि हम अब हिंदुस्तान को छोड़ेंगे, और 3 जून 1946 को ऐलान कर दिया कि हम हिंदुस्तान छोड़ने वाले हैं। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स ने मुख्तलिफ जो एक्ट आए, 1935 एक्ट, 20 एक्ट, मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। आखिरकार ये डिमांड मानी गई और 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बिठाई गई। 1946 में एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक़्त। हमारे जो अहम इंटेलेक्चुअल्स थे उस वक़्त के, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, ह्यूज टास्क था। व्हाई वाज दिस ह्यूज टास्क? बिकॉज देयर वर सर्टन चैलेंजेस। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटीज़ रहती थी, जिनके डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, डिफरेंट रिलीजन थे, डिस्टिंक्ट कल्चर था, और टर्मोइल था। पूरे मुल्क के अंदर आज़ादी की लड़ाई चल रही थी।
और एक विजनरी डॉक्यूमेंट की जरूरत थी जो मेंटेन करे डाइवर्सिटी को, नेशनल यूनिटी को, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म करे, क्योंकि कंट्री जो थी बिल्कुल ही सिक हो चुकी थी, पॉवर्टी के अंदर पड़ी हुई थी। पार्टीशन का मसला था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का ऐलान हो चुका था कि 2 मुल्क बनेंगे। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी जिसमें सबसे पहले 389 मेंबर्स थे। उसके बाद जब पार्टीशन हो गई 1947 में 299 मेंबर रहे, बाकी पाकिस्तान के साथ चले गए। फिर थोड़ी सी टाइमलाइन मैंने यहाँ बनाई हुई है कि कब क्या हुआ। 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है। 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट चुना जाता है। H.C. मुखर्जी को वाइस चेयरमैन चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू अंडरलाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर जो एक प्रिम्बल बना हमारा। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was unanimously adopted। जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट हुई थी। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस हुई, पार्टीशन हो गई बदकिस्मती से हमारे नेशन की, इंडिया पाकिस्तान के अंदर। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड डॉक्टर एम्बेडकर एज चेयरमैन एंड अदर 6 मेंबर्स। ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाएगी जो अब इसको लिखने का काम करेगी। बना हो तो था, अब ड्राफ्ट करना था इसको। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अडॉप्ट करती है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय असेंबली। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड एंड एक्सेप्टेड। इसमें 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे। टुडे अगर हम आज की बात करें, आज इसमें तकरीबन 449 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 104 अमेंडमेंट्स हैं। 26 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, जो हर साल हम 26 जनवरी मनाते हैं। द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस था सारा, इसमें कितना टाइम लगा? द प्रोसेस टुक 2 years 11 months and 18 days। टोटल खर्चा जो इस पर आया, टोटल एक्सपेंडिचर 6.4 मिलियन। तो इसके की फीचर्स जो हैं ब्रीफली इस पे डिस्कशन करेंगे आज, फिर आगे इंशाल्लाह इस पे डिटेल बात होगी। की फीचर जो अडॉप्ट किए इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, मेन जो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज। फेडरल गवर्नमेंट के सेंटर में भी ये नहीं, एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट, जैसे
यूके के अंदर है कि सारी पावर सेंटर के पास हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स नहीं है और एक ही गवर्नमेंट बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ हमने देखा है कि इलेक्शन होते हैं, स्टेट के पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होते हैं, स्टेट के इलेक्शन होते हैं, फिर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, पंचायती राज जो आजकल चल रहा है। फेडरलिज्म, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी एट्सेट्रा। दूसरा जो फीचर अडॉप्ट किया हमारे इसने कॉन्स्टिट्यूशन में वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, मेन जो मोटी मोटी हैं पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म जैसे अमेरिका के अंदर, बहुत से कंट्रीज़ के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म मेन जो अडॉप्ट की, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर की, जो लॉ बनाते हैं, और इसके दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, अपर हाउस, लोअर हाउस। उसी के अंदर एग्जीक्यूटिव होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो भी कानून बनता हो एग्जीक्यूट करते हैं उसका। तो ये इसका मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर लेजिस्लेचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, प्रेसिडेंट की अपनी कैबिनेट की किचन कैबिनेट होती है। तीसरा जो फीचर है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स का बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का ये फायदा है कि चेक एंड बैलेंसेस रहते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये तो एक ही पार्लियामेंट का हिस्सा है। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है और जुडिशरी उसको समझाती है, इम्प्लीमेंट, एक किस्म का वो देखती है कि क्या ये लॉ ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे सकती है। अगर कानून जो है वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, या किसी भी के मेजॉरिटी को, ये मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी इसका विरोध कर रही है, तो जुडिशरी के पास अथॉरिटी है जुडिशियल रिव्यू की, वो देखती है, और अगर वो पाया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसको नल एंड वाइड करार देती है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। और एक अहम जो चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 तक जो मेन है फंडामेंटल राइट, जो बेसिक प्रिंसिपल हैं हमारे राइट्स को बचाने के, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फिर आ गया हमारा राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ है, राइट ये रिलीजियस राइट हैं 25 से 30 तक। ये हमारे मेन बेसिक राइट्स हैं। अगर ये फंडामेंटल राइट जो हमारे वायलेट कोई करता है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा सकते हैं, अगर कोई भी वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद है सेकुलरिज्म। हमारी जो हिंदुस्तान है ये डाइवर्सिटी है, यहाँ हर किस्म के रिलीजन है, कास्ट है, कलर है, क्रीड है, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान इस वक्त पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म,
इट हैज़ नो स्टेट रिलीजन। जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने स्टेट का रिलीजन रखा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान ने हर किसी के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए एक बहुत अहम काम किया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलरिज्म की बुनियाद पर है। दे हैव नो स्टेट रिलीजन। इसका सेकुलरिज्म पॉजिटिव सेंस, एक तो सेकुलरिज्म दो किस्म का होता है, एक हुआ स्टेट हैज नो रिलीजन, लेकिन यहाँ का जो सेकुलरिज्म है ये पॉजिटिव सेंस में है, जैसे हर एक रिलीजन को आज़ादी है, प्रोपोगेट प्रोफेस, इबादत करने का हक है, इबादत गाह बनाने का हक है, हमारा कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने का हक है। ये सेकुलरिज्म बहुत ही अहम जुज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद ये है लेंथेस्ट इन द वर्ल्ड, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर जिस वक्त ये बना था 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, 8 पार्ट, 12 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज जो है इसके 449 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 5 अपेंडिक्सेस हैं, 104 अमेंडमेंट्स हैं। इसलिए ये लेंथेस्ट, इतना लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसी का भी नहीं। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जो अमेंडिंग प्रोसेस है वो थोड़ा टफ है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है, वो भी दोनों हाउसेस पास करें और फिर प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर करे तो वो अमेंडमेंट हो जाती है। इसलिए ये रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कुछ जो आम चीज़ें हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, 1/3 मेजॉरिटी से भी पास हो सकता है। नंबर 8 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 के अंदर है। ये एक अहम पार्ट है। इसमें एम्स, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ें तो ये एक वेलफेयर स्टेट की तरफ हमें ये एक वेलफेयर स्टेट को एक्सप्लेन करता है। ये जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई वायलेट करे तो उनको